कभी यदि कोई पूर्णिमा की रात को रूनगर के उस घने जंगल में प्रवेश करता है तो उसे हवा में एक अजीब सी शांति की सुगंध महसूस होती है, जो उसे एक राजकुमारी और एक लकड़हारे की उस अमर लड़ाई और प्रेम की कहानी की याद दिला देती है। रूपनगर राज्य की राजकुमारी अनन्या ऐश्वर्य के बीच पली बढ़ी होने के बावजूद उसका जीवन राजमहल की पत्थर की दीवारों के पिंजरे में कैद था। चमचमाते संगमरमर और रेशमी पर्दों के पीछे उसका दम घुटने लगता था। उसकी एकमात्र खुशी थी महल की पश्चिमी खिड़की से दूर फैले घने नीले जंगल को निहारना। वो जंगल मानो उसे पुकारता था। एक दिन राजसी परंपराओं और सैनिकों की कड़ी निगरानी को चकमा देकर अनन्या एक साधारण गांव की लड़की का वेश धारण कर महल से निकल पड़ी। उसका उद्देश्य बस एक बार उस रहस्यमयी जंगल को करीब से छूकर देखना था। जंगल की गहराइयों में चलते चलते अनन्या आखिरकार रास्ता भटक गई। चारों ओर बस ऊंचे ऊंचे पेड़ों की अंतहीन कतारें थीं। तभी अचानक उसे कहीं पास से कुल्हाड़ी की चोटों की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ी और उसने एक युवक को देखा जो लकड़ियां काट रहा था। उसकी हर चोट में अदम्य शक्ति झलक रही थी। वही युवक था आयान, जंगल का एक बेहद साधारण लकड़हारा। जब आयान ने अपनी कुल्हाड़ी रोककर सिर उठाया, तभी उसकी नजर एक अलौकिक सुंदरता वाली युवती पर पड़ी। आप कौन हैं? इस घने जंगल में आप अकेली क्यों हैं? यहाँ रास्ता भटक जाना मतलब खुद को मुसीबत में डालना है। मैं इस जंगल की खूबसूरती देखने आई थी, लेकिन अब मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। सुंदरता कई बार इंसान को भटका देती है। आपने भले ही साधारण कपड़े पहने हों, लेकिन आपके बात करने का तरीका बता रहा है कि आप इस जंगल की रहने वाली नहीं हैं। क्या आप किसी राजकर्मचारी की पुत्री हैं? हाँ, मेरे पिता महल में काम करते हैं। और हाँ, आपकी हिम्मत देखकर मुझे हैरानी हो रही है। इस सुनसान जंगल में अकेले रहते हुए आपको डर नहीं लगता? डर उन्हें लगता है जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है। मैं इस जंगल का बेटा हूं। ये पेड़ ही मेरे दोस्त हैं और ये कुल्हाड़ी मेरी रक्षक। मुझे राजमहल की स्वर्ण जंजीरें नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये असीम आजादी चाहिए। अनन्या मंत्र मुग्ध होकर उस लकड़हारे की सरल बातें सुन रही थी। राजमहल की चापलूसी भरी बातों से कहीं अधिक उस लकड़हारे की साफ गोई उसे आकर्षित कर रही थी। आखिर आजादी होती क्या है आयान? मैं तो देखती हूँ कि तुम दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करते हो। क्या इसमें भी सुख मिलता है? सुख तब मिलता है जब दिन के अंत में अपनी छोटी सी कुटिया में लौटकर सुकून की नींद आती है। सोने के पलंग पर नींद आती है या नहीं ये तो नहीं जानता, लेकिन मिट्टी के बिस्तर पर लेटकर आसमान के तारे गिनने का जो सुख है वो आपको किसी महल में कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारी बातें बड़ी अजीब हैं। क्या तुम कल भी यहीं रहोगे? मैं हर दिन यहीं लकड़ियां काटता हूं, लेकिन अगर आप कल आए तो सावधानी से आइएगा। जंगल के जानवर इंसानों के कदमों की आहट पहचान लेते हैं। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। इसके बाद राजकुमारी अनन्या महल लौट आई। संध्या होते होते उसे महसूस हुआ कि उसका मन अब भी उस जंगल के लकड़हारे की कुटिया में ही अटका हुआ है। राजसी भोजन भी आज उसे फीका और बेस्वाद लगने लगा। आयान की वे कठोर लेकिन सच्ची बातें बार बार उसके कानों में गूंजने लगी। दूसरी ओर आयान जंगल के अंधेरे में बैठा उस रहस्यमयी युवती के बारे में सोच रहा था। उसे ये एहसास नहीं था कि वो राजकुमारी के प्रेम में पड़ चुका है, लेकिन वो इतना समझ गया था कि आज उसके दिल की कुल्हाड़ी ऐसी लकड़ी से टकराई है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे केवल प्यार से तराशा जा सकता है। इस तरह दिन बीतते चले गए। अनन्या हर रोज आयान से मिलने जंगल आने लगी। धीरे धीरे बहुत समय गुजर गया। राजमहल की शानो शौकत छोड़कर अब उसका मन जंगल की उस शांत दुनिया में बसने लगा। आयान ने उसे जंगल के रहस्य सिखाए,
कौन सी बेल का रस घाव भर देता है, कौन सा पक्षी खतरे का संकेत देता है। धीरे धीरे उनकी बातें सिर्फ जंगल और लकड़ियां काटने तक सीमित नहीं रहीं, वे एक गहरे प्रेम में बदल गईं। और एक दिन राजकुमारी अनन्या ने आयान को अपनी सच्चाई बता दी कि वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि रूपनगर की राजकुमारी है। ये सुनकर आयान स्तब्ध रह गया। उसी शाम पहाड़ की ढलान से लाए हुए कुछ जंगली फल अनन्या की ओर बढ़ाते हुए आयान बोला, मुझे नहीं पता कि इन साधारण फलों से आपकी प्यास मिटेगी या नहीं। इनमें शायद महल की चांदी की थालियों में परोसे गए भोजन जैसा स्वाद नहीं होगा। स्वाद भोजन में नहीं होता आयान, वो तो उसे अपनाने की तृप्ति में होता है। महल में सभी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन तुम पहले इंसान हो जो मेरी आंखों की भाषा समझ पाते हो। क्या तुम जानते हो, मैं पूरे दिन तुम्हारी इस कुल्हाड़ी की आवाज सुनने के लिए इंतजार करती हूँ। इस तरह दिन प्रतिदिन बीतते गए, लेकिन किस्मत कुछ और ही तय कर चुकी थी। राजकुमारी अनन्या का हर दिन जंगल की ओर जाना राजमहल के प्रधान सेनापति भैरव सिंह की नजरों से छिप नहीं सका। भैरव सिंह स्वयं अनन्या से विवाह करके सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने का सपना देख रहे थे। उन्होंने राजा के पास ये खबर पहुंचा दी। महाराज, राजकुमारी प्रतिदिन जंगल में एक तुच्छ लकड़हारे के साथ समय बिता रही है। ये हमारे राज्य और राजवंश के सम्मान का अपमान है। राजा विक्रमादित्य क्रोध से फट पड़े। उन्होंने आदेश दिया, क्या इतनी बड़ी हिम्मत सेनापति? कल जब राजकुमारी जंगल जाएगी, तुम उसे गुप्त रूप से उसका पीछा करो और उस लकड़हारे को बंदी बनाकर राज दरबार में ले आओ। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। अगले दिन जब अनन्या आयान के पास पहुंची तो जंगल किसी अजीब सी शांति में डूबा हुआ था। हवा के झोंकों में एक तरह की चेतावनी छिपी हुई थी। उस दिन आयान काम नहीं कर रहा था, बल्कि चुपचाप तालाब के किनारे बैठा हुआ था। आज तुम्हारी कुल्हाड़ी बात क्यों नहीं कर रही आयान? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? नहीं, लेकिन आज जंगल के पक्षी भी नहीं बोल रहे, जैसे किसी आने वाले तूफान की आहट हो। अनन्या, अगर किसी दिन मैं ना रहूं, तो क्या तुम इस जंगल को याद रखोगी? तुम्हारे बिना इस जंगल का मेरे लिए कोई अस्तित्व नहीं है। अगर समाज हमें अलग करना चाहे, तो मैं ये महल छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारी कुटिया में आ जाऊंगी। उसी पल जब वे बात कर रहे थे, झाड़ियों के पीछे से सशस्त्र राजप्रहरी और सेनापति भैरव सिंह बाहर निकल आए। उनकी तलवारों की चमक ने जंगल की हरी भरी अंधेरी शांति में एक भयावह माहौल पैदा कर दिया। इसके बाद आयान को बंदी बनाकर राज दरबार में लाया गया और राजकुमारी अनन्या को उसके कक्ष में कैद कर दिया गया। राज दरबार के बीचों बीच धूल भरे कपड़ों में आयान खड़ा है और सिंहासन पर बैठे राजा विक्रमादित्य आग जैसी क्रोध भरी आंखों से उसे देख रहे हैं। एक साधारण लकड़हारा होकर तू राजकुमारी के साथ प्रेम करने की हिम्मत करता है? क्या जानता है इसकी सजा क्या होगी? महाराज, प्रेम कोई स्पर्धा नहीं है, ये एक भावना है। मैंने उसे राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक अकेले इंसान के रूप में प्रेम किया है। आपकी तलवार मेरे शरीर को काट सकती है, लेकिन मेरे मन से उसे मिटा नहीं सकती। राजा गरज उठे। मृत्युदंड? तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। कल सुबह इस लकड़हारे को फांसी दी जाएगी। अब इसके लिए बस एक ही सजा है, मृत्युदंड। इसे तुरंत अंधेरी जेल में ले जाओ। इसके बाद आयान को अंधेरी जेल में ले जाया गया और वहां उसे बंदी बनाकर रखा गया। राजमहल के सबसे गहरे और अंधकारमय कक्ष में बंद आयान, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। ठीक उसी समय अनन्या वहां आती है। अनन्या, तुम यहाँ? ये कैसी भयानक दुस्साहस है। अगर पकड़ी गई तो महाराज तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जहां प्यार कैद हो वहां माफी का मैं क्या करूं आयान? मैं राजकुमारी बनने नहीं आई, मैं तुम्हारी आजादी बनने आई हूँ। सुमति और कुछ वफादार पहरेदारों की मदद से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तुम्हें आज ही इस राज्य को छोड़ना होगा। मैं नहीं भागूंगा अनन्या,
अगर मैं भाग गया तो तुम पर कलंक लगेगा। मैं एक लकड़हारा हो सकता हूं, लेकिन कायर नहीं। राजा के फैसले के आगे मैंने सिर झुका दिया है, लेकिन तुम्हारे प्यार का मैं ऋणी हूं। अगर तुम नहीं गए तो कल भोर में बदभूमि पर तुम्हारे साथ मेरा भी खून बहेगा। क्या तुम चाहते हो कि राजकुमारी अनन्या आत्महत्या करे? अगर मुझे बचाना चाहते हो तो तुम्हें जीना होगा। आयान ने अनन्या की आंखों में देखकर समझ लिया कि ये प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक युद्ध है। लेकिन ठीक उसी क्षण कारागार के गलियारे में भारी जूतों की आवाज गूंज उठी। सेनापति भैरव सिंह अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ वहां आ रहा था। आयान, लगता है हमें यहाँ से भागना होगा। सेनापति, आप सत्ता को समझते हैं, लेकिन अधिकार को नहीं। अनन्या कोई वस्तु नहीं है जिसे आप जीत लें। राजकुमारी, अब चलिए यहाँ से। ये कहकर राजकुमारी अनन्या और आयान वहां से भागने लगे। अरे पकड़ो पकड़ो, बंदी आयान और राजकुमारी भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें। महल के चारों ओर उस समय हंगामा मच गया था। अनन्या और आयान गुप्त सुरंग के रास्ते महल से बाहर निकल आए। पीछे सैकड़ों प्रहरियों की भीड़ उनका पीछा कर रही थी। सामने घना अंधेरा जंगल था। जंगल की सीमा पर पहुंचकर अनन्या ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसका बचपन का महल, उसकी पहचान सब पीछे छूट गया था। आयान, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। ये जंगल ही अब मेरा राज्य है। तो चलिए राजकुमारी, आज से आपका सिंहासन हरी घास होगा और आपका ताज जंगली फूलों की माला। हम ऐसी जगह चलेंगे जहां कोई राजा नहीं होगा, सिर्फ 2 प्यासे दिल होंगे। चांदनी की रोशनी में वे दोनों जंगल की गहरी अंधेरी परतों में खो गए। पीछे रह गया राजमहल का अहंकार और सेनापति का असफल क्रोध। राजमहल की विलासिता को पीछे छोड़कर अनन्या और आयान अब घने जंगल के निवासी बन गए थे। पहाड़ की तलहटी में आयान ने अपने हाथों से एक छोटा सा कुटीर बना दिया। राजकुमारी के कोमल हाथों पर अब जंगली लताओं के निशान थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य संतोष झलक रहा था। लेकिन रूपनगर राज्य के महल में उस समय बदले की आंधी चल रही थी। राजा विक्रमादित्य केवल एक पिता नहीं थे, बल्कि एक घमंडी सम्राट भी थे। उनकी एकमात्र पुत्री एक लकड़हारे के साथ भाग गई थी। ये अपमान वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सेनापति भैरव सिंह को आदेश दिया। सेनापति, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जाओ आयान को मृत और अनन्या को जीवित वापस लाओ। ये सुनकर भैरव सिंह मन ही मन प्रसन्न हो उठा। उसने तुरंत अपनी सेना के साथ जंगल की हर इंच की तलाशी शुरू कर दी। सैनिकों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया और झरनों की पानी को विषाक्त कर दिया, ताकि भागते हुए दोनों को मजबूर होकर बाहर निकलना पड़े। एक शाम आयान ने देखा कि जंगल के पक्षी असामान्य रूप से चहचहा रहे हैं। हवा में जैसे कोई अनजानी बेचैनी फैल गई हो। वो धीरे धीरे जमीन पर कान लगाकर सुनने लगा। बहुत दूर लेकिन साफ कई पैरों की आवाज उसकी ओर बढ़ती आ रही थी। अनन्या, वे आ गए हैं। महल के सैनिक बहुत करीब हैं। हमें और गहराई में जाना होगा, जहां वे नहीं जा सकते, उस काले पहाड़ की गुफा में। क्या वे हमें शांति से रहने नहीं देंगे? हमने तो उनका राज्य नहीं चाहा था, बस थोड़ी सी आजादी चाहिए थी। राजा आजादी नहीं समझते अनन्या, वे सिर्फ अधिकार समझते हैं। लेकिन जब तक मैं हूं, मैं तुम्हारे शरीर पर एक कांटे की खरोंच भी नहीं आने दूंगा। जब वे काले पहाड़ की ओर जा रहे थे, तभी भैरव सिंह अपनी सेना के साथ उन्हें घेर लिया। इसके बाद सेनापति ने चिल्लाकर कहा, लकड़हारे, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। राजकुमारी को हमारे हवाले कर दो, तो शायद तुम्हारी मौत कम दर्दनाक होगी। इसके बाद आयान पहाड़ के एक बड़ी पत्थर को पकड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में उस समय एक आदिम शिकारी का तेज था। रुको, तुम सब रुक जाओ। अगर तुम आयान को चोट पहुंचाओगे तो मैं इस पहाड़ से नीचे कूद जाऊंगी। मेरे पिता के पास मेरी लाश ले जाना। अनन्या की इस घोषणा से
पूरा जंगल कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गया। सेनापति भैरव सिंह भी वहीं ठिठक गए। खड़ा हुआ सेनापति भैरव सिंह दुविधा में पड़ गया। राजकुमारी की मृत्यु का अर्थ था राजा के सामने अपना सिर खो देना। राजकुमारी, आप भावनाओं में बहकर गलती कर रही हैं। एक तुच्छ लकड़हारे के लिए अपना राजसी जीवन त्याग मत कीजिए। महाराज आपको क्षमा कर देंगे, बस हमारे साथ महल लौट चलिए। जो क्षमा मेरी मोहब्बत को जंजीरों में बांध दे, वो क्षमा मैं नहीं चाहती सेनापति। जिसे आप तुच्छ लकड़हारा कह रहे हैं, उन्होंने मुझे उस पत्थर जैसे महल से भी बड़ा एक साम्राज्य दिया है। वो है सम्मान का साम्राज्य। अगर आप एक कदम भी आगे बढ़े तो मेरा निर्जीव शरीर नीचे गिर जाएगा। उसी क्षण जंगल की खामोशी को चीरते हुए शाही नगाड़े की आवाज गूंज उठी। स्वयं राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होकर वहां उपस्थित हुए। राजा ने अपनी पुत्री की ओर देखा, फिर आयान की ओर नजर डाली। लकड़हारे, क्या तू जानता है कि मेरे एक इशारे पर यह पूरा जंगल जला दिया जा सकता है? जानता हूं महाराज, आप जंगल जला सकते हैं, लेकिन उसकी सुगंध वापस नहीं ला सकते। आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन आपकी पुत्री की आंखों में जो घृणा पैदा होगी, उसे मिटाने की शक्ति आपके पास नहीं है। आपकी तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली इस जंगल का मेरा प्रेम है। राजा विक्रमादित्य ने अनन्या की ओर देखा। उनकी एकमात्र संतान अनन्या वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई शाही करुणा नहीं थी, बल्कि एक अडिग योद्धा की दृष्टि थी। राजा को समझ आ गया कि उन्होंने राज्य तो जीत लिया है, लेकिन आज वो अपनी ही संतान के हृदय के युद्ध में हार गए हैं। इसके बाद राजा ने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी। सेनापति, सेना को वापस ले लो। जो लकड़हारा मृत्यु के सामने खड़े होकर राजकुमारी की गरिमा की रक्षा करना चाहता है, वो चाहे जो भी हो, कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं है। अनन्या, वापस आओ बेटी। मैं तुम्हारे इस वन जीवन को राजकीय मान्यता देता हूं, लेकिन तुम्हें महल लौटने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इस जंगल की सीमा पर तुम्हारे लिए एक नया नगर बसाऊंगा। उस दिन शाम को जंगल के जानवरों ने किसी खतरे की आहट महसूस नहीं की। पहाड़ की चोटी पर खड़े अनन्या और आयान ने देखा कि राजकीय सेना धीरे धीरे वापस लौट रही है। सूरज ढल रहा था, लेकिन उनके जीवन में आज एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद राजा विक्रमादित्य की सहमति से जंगल की सीमा पर अनन्या और आयान के लिए एक छोटा सा जनपद बसने लगा। राजा ने अपना वचन निभाया। राजकुमारी अनन्या अब उस जनपद की रानी बन गई, जो अपने हाथों से जंगली फूलों का बाग लगाती हैं और वनवासियों के सुख दुख की साथी बन गई हैं। आयान ने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी। वो अब भी जंगल में जाता है, लेकिन अब वो पेड़ नहीं काटता, बल्कि जंगल की संतुलन की रक्षा करता है और प्रजा उसे सम्मान देने लगी है। कुछ साल बीत गए और आयान और अनन्या के घर एक नया मेहमान आया, उनका छोटा बेटा अरण्या। समय के साथ वो भी बड़ा हुआ और एक वीर योद्धा बन गया, जो अब रूपनगर राज्य का एक योद्धा है। इसी तरह एक दिन अचानक खबर आई कि राजा विक्रमादित्य गंभीर रूप से बीमार हैं। वे अंतिम बार अपनी बेटी और दामाद को देखना चाहते हैं। आयान और अनन्या बिना देर किए महल की ओर रवाना हो गए। महल की वही परिचित पत्थर की दीवारों पर कदम रखते ही अनन्या को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। राजा शैया पर लेटे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि झलक रही थी। मां अनन्या, मैंने जीवन भर राज्य का विस्तार किया, लेकिन कोई सच्चा मित्र नहीं बना पाया। आज जब मैं मृत्यु शैया पर हूं, तब समझ आया कि आयान ही मेरा सबसे योग्य उत्तराधिकारी है। मैं चाहता हूं कि आयान इस सिंहासन पर बैठे। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सभी को लगा कि आयान शायद इस प्रस्ताव से प्रलोभित हो जाएगा, लेकिन आयान शांत कदमों से राजा के पास गया और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। क्षमा करें महाराज, सिंहासन पर बैठने के बाद मनुष्य को ऊपर से सबको देखना पड़ता है, लेकिन मैं एक जमीन से जुड़ा इंसान हूं। मुझे धरती के करीब रहना ही पसंद है। राजमहल के नियम मुझे बांध देंगे। मैं बेहतर यही समझता हूं कि आपके राज्य की सीमाओं पर रहकर जंगल की दीवार बनकर आपके साम्राज्य की रक्षा करूं, और आप चाहें तो हमारे पुत्र अरण्य को राजा बना दीजिए।
राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए। अपनी अंतिम इच्छा से भी बड़ा एक सत्य उन्होंने पाया। लालच रहित मनुष्य से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं होता। और इस घटना के कई बसंत बीत गए। आयान और अनन्या का पुत्र अरण्य उस राज्य का राजा बन गया। और अनन्या व आयान की ये रूमानी कहानी रूपनगर से आगे दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे, प्रेम का अर्थ राजमहल त्यागना नहीं, बल्कि अपने लिए एक नया संसार बसाना होता है। लोक कथाओं के अनुसार आज भी यदि कोई पूर्णिमा की रात को रूनगर के उस घने जंगल में प्रवेश करता है तो उसे हवा में एक अजीब सी शांति की सुगंध महसूस होती है, जो उसे एक राजकुमारी और एक लकड़हारे की उस अमर लड़ाई और प्रेम की कहानी की याद दिला देती है।